सफलता के लिए जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है वो है सेल्फ कमिटमेंट। क्या आप अपने माइंड के सेंसेस को एक्टिवेट करके पढ़ते हैं? कभी लगा नहीं कि हिंदी माध्यम या रूरल बैकग्राउंड या फिर हमारा छोटे शहर से या गांव से आना कोई बैरियर बनता है? ये होता नहीं है। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको नहीं जानते। तो मेरा तो नाता इलाहाबाद से बहुत गहरा हो गया, क्योंकि महोबा बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो जमीन भी यूपी की है। कम लोग जानते होंगे मेरे बारे में, लेकिन बहुत लोग जानते होंगे फिर भी। 1989 उस समय मैं यहां आया था। उस समय कई लोगों का, आप लोगों का जन्म हुआ होगा। उस समय मैं क्लास 10th में था पहली बार, फिर 12th किया तो दोबारा आया और यहां पर मैंने कोचिंग की IIT के लिए। तो मेरा तो नाता इलाहाबाद से बहुत गहरा हो गया, क्योंकि महोबा बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो जमीन भी यूपी की है। गंगा यमुना सरस्वती का जो एक यहां पर संगम है वो अद्भुत है। अगर हम उन चीजों को समझ लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यहां से IIT की तैयारी की, IIT में सिलेक्शन हुआ, IIT से बीटेक किया, फिर IES में सिलेक्शन हुआ, 3 बार हुआ UPSC में, और उसके बाद जॉब ज्वाइन करने के बाद 1 साल के बाद मैंने रिजाइन किया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय और शिशु शिक्षा मंदिर से इनिशियल एजुकेशन हिंदी माध्यम से। मेरे पिताजी किसान हैं, और IES में सफल होने के बाद 1 साल जॉब करने के बाद फिर मैंने छोड़ा और मेड EG की स्थापना की, और उसके बाद 2017 में नेक्स्ट IAS की स्थापना की। सफलता किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होती है। सफलता के लिए जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है वो है सेल्फ कमिटमेंट। जीवन में मैंने इतनी स्टेजेस को क्रॉस किया है। UPSC के 3 इंटरव्यू दिए और तीनों बार आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर। कभी लगा नहीं कि हिंदी माध्यम या रूरल बैकग्राउंड या फिर हमारा छोटे शहर से या गांव से आना कोई बैरियर बनता है। ये होता नहीं है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखना है, जो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट करती हैं। आज मैं उन्हीं बातों पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। 5 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम। हम अपने आप को तो जान लेते हैं, दोस्तों को जानते हैं, परिवार को जानते हैं, देश को जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, लेकिन जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको नहीं जानते। आप उसको जानिए, इस कदर तक जानिए कि कोई चीज ऐसी ना बचे जो आप नहीं जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम में सिलेबस, पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हिस्ट्री, आउट ऑफ सिलेबस क्या पूछा जा सकता है, स्कोरिंग पैटर्न, इवेल्युएटर कौन होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, एग्जामिनेशन सेट करने वाले, पेपर सेट करने वाले कौन लोग होते होंगे, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, फिटनेस कैसी चाहिए। इसके अलावा कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा एग्जाम का आंसर कैसे लिखना है, कितने समय में लिखना है, कितना समय हमें अलॉटेड होगा, उस समय में कितनी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, और इन सब के अलावा हम अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम को अच्छे से समझ जाएंगे उस दिन एग्जाम को पास करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम। आप अपने आप को भी समझिए, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और एग्जाम की रिक्वायरमेंट और आपकी प्रेजेंट पोजीशन में कितना अंतर है, ये गैप कितना है। जिस दिन आप ये गैप समझ लेंगे, इस गैप को ब्रिज करने का काम फिर आप स्टार्ट करेंगे।
तो पहला रिक्वायरमेंट है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम। फिर आते हैं सिविल सर्विसेज का दूसरा रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट है ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन। सिविल सर्विसेज में काफी हद तक लक फैक्टर जिन्हें वो मायने रखता है, लेकिन उस लक को पाने के लिए आपकी दिशा और आपके प्रयास का रोल होता है। जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करने वाले हैं ऑप्शनल के लिए, उसका स्कोरिंग पैटर्न, उसके सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए सोर्स ऑफ स्टडी, रिसेंट पास्ट में कुछ सालों में अभी रिसेंटली कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर आपकी रुचि क्या है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं और कौन सा विषय आपके लिए अच्छा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहम विषय है। बिना सोचे समझे सीनियर को देख के या किसी टॉप रैंकर को देख के अपना सब्जेक्ट मत डिसाइड करिए। सब्जेक्ट का डिसीजन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर डिपेंड करेगा, ना कि किसी टॉपर की स्ट्रेंथ पर। इसलिए सब्जेक्ट आपको अपना चुनना है, अपने हिसाब से चुनना है। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन। उस प्लान ऑफ एक्शन में सोर्स जो पढ़ाई का होता है, पढ़ाई करने के लिए किताबें कौन सी होंगी, ऑनलाइन पोर्टल क्या होगा, टेलीग्राम में कितना रहना है और कितना जरूरी है उतना ही रहना है। हम लोग देखते हैं टेलीग्राम ग्रुपों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हजारों लड़के होते हैं, लेकिन उन हजारों लड़कों में से कितने ऐसे होंगे जो वाकई उससे बेनिफिट ले पा रहे होंगे, कितना आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो प्लान, अब इसी पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूं। प्लान पर पढ़ाई करते समय सभी लोग भूलते होंगे। कोई ऐसा है जो पढ़ता है और उसके बाद उसको भूलता ना हो? बताइए, कोई हाथ उठाइए। सभी लोग भूलते हैं, हम लोग भी भूलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको याद ही नहीं होता, पढ़ा नहीं याद रहा। अब ये सेमिनार आप सुन रहे हैं, ओझा जी की बातों को सुन लिया, मुझे सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद परमार जी और पुलकित जी को सुनेंगे और जाने के बाद भूल जाएंगे। ये मेजॉरिटी में होता है। कुछ लोग सुनते हैं, याद करते हैं, कुछ समय तक याद रहता है, फिर भूलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हम क्यों भूलते हैं? और अगर भूलते हैं तो इतनी जल्दी क्यों भूलते हैं? बार बार पढ़ने के बावजूद भी हमें याद क्यों नहीं होता? जिस दिन आप इस सवाल को उठा लेंगे और उसका आंसर खोजने निकल पड़ेंगे, आप उसका आंसर निकाल लेंगे, अपनी पढ़ाई का तरीका बदल लेंगे। और जिस दिन आप अपनी पढ़ाई का तरीका बदल लेंगे, उस दिन कम पढ़ करके ज्यादा समय तक याद रखेंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, एग्जाम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। वो क्या है ऐसा? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप अपने माइंड के सेंसेस को एक्टिवेट करके पढ़ते हैं? बताइए, कितने लोग अपने माइंड के सेंसेस को एक्टिवेट करके पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। नहीं पढ़ते हैं। क्या है ये सेंसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ माइंड? जीवन में 20 साल हो गए मुझे इस प्रक्रिया से गुजरते हुए, और 20 साल पहले यूपीएससी का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया था, सिविल सर्विसेज का भी मैंने एग्जाम लिखा था। मैं पिछले 25 साल से एक्टिवेशन ऑफ सेंसेस ऑफ माइंड की प्रक्रिया को अपना रहा हूं, और उसका नतीजा आप सब लोग जानते होंगे। मेड इजी इज अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट IAS इन जस्ट 3 years और 4, दिस इज 4 years, 4th year, 4 साल में अपनी एक अलग पहचान रखता है। उसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण है, जो भी हम काम करते हैं उस काम को सोच के करते हैं, समझ के करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, यार बिना सोचे समझे ये काम कर लिए। तो बिना सोचे समझे का मतलब क्या है? दैट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इज नथिंग बट एक्टिवेटिंग दी सेंसेस ऑफ माइंड। ये कैसे होता है? आज मुझे यहां आना था, कल शाम का डिसीजन हुआ तो पूरे 24 घंटे की प्रक्रिया सोची। किस ट्रेन से जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे मुझे उठना पड़ेगा, अलार्म लगाना है, क्या सामान ले जाना है, पैकिंग की, पैकिंग करके रखा। इसके बाद यहां पहुंचना है, आपसे मुझे बात करनी है, कौन सा विषय रखूंगा। उसके बाद फिर मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कहां जाना है, ट्रेवल प्लान क्या है, और वापस 24 घंटे तक का पूरा प्लान फ्रीज्ड है। अब इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए
पहले तो थॉट प्रोसेस कि जाएंगे इलाहाबाद कब पहुंचेंगे, क्या समय लगेगा, ये थॉट प्रोसेस कितना समय लगता है आप बताइए सोचने में? 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता। 10 से 15 मिनट समय लगता है पूरे दिन की 24 घंटे की प्रक्रिया को सोचने के लिए। अगर आप डेली शाम को लेट इवनिंग सोने के पहले 10 मिनट अपने आप को दे दें और सिर्फ ये सोचें कि अगले 24 घंटे मुझे क्या करना है, आप सोचिए। मैंने बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये आप लोग अपना लीजिएगा। मैंने सोने के पहले अलार्म लगाया और अपनी वाइफ से भी बोला कि बाई चांस मेरी नींद ना खोले तो उठा देना, सुबह 6 बजे की ट्रेन है और जाना जरूरी है। 4 o'clock का अलार्म लगाया, सोया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी नींद खुल गई उसके पहले, मैं बाथरूम में था, अलार्म बाद में बजा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइंड को एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन था कि सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म बाद में बजा। क्या आपसे कभी ऐसा हुआ कि आपको ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन छूट गई, सोते रह गए? नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको एग्जाम देना था, एग्जाम के लिए पेपर छूट गया, आप सोते रह गए? क्यों नहीं हुआ? क्यों? ट्रेन पकड़ने के लिए, एग्जाम को लिखने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो ऐसा क्यों होता है कि आप एक पढ़ाई करते हो, एक पेज पढ़ते हो और वो भूल जाता है? वो क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि उसको पढ़ने के लिए माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपने। आपने उस पढ़ाई को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंसेस को एक्टिवेट नहीं किया। तो ये ह्यूमन है, हम लोग ह्यूमन मशीन हैं, हमारे अंदर सेंसर्स हैं, उन सेंसर्स को हमें एक्टिवेट करना होता है। अगर आप पढ़ाई करने के पहले अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर दें और फिर पढ़ाई करें, आप देखिए फिर नहीं भूलेंगे। आज के बाद इस प्रक्रिया को अपनाइए, 1 हफ्ते अपनाइए और 1 हफ्ते में आप रियलाइज करिए, फील करिए कि ये आपकी परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में फर्क डाल रहा है कि नहीं। आप 1 हफ्ते करके देखिएगा। 1 हफ्ते क्या करिए, 24 घंटे का शेड्यूल सोचिए, सोचने के बाद उसको एग्जीक्यूट करिए और 24 घंटे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। उस डेविएशन को फाइन ट्यून करिए, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना रेडियो की, आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कल 5 बजे उठे थे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, आज 5:30 बजे उठ के देखते हैं। चेंज करिए, सोचिए, जो विषय सोचा है वही विषय पढ़िए। जिस विषय के लिए आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया है, माइंड उसी के विषय के बारे में सोचेगा। आज आप इस सेमिनार को सुनने आए हैं, इसलिए आप आए क्योंकि इसके बारे में पहले सोचा था। अगर आप इस एक्टिविटी को डेली अपनाना शुरू कर दें, इसको हम कहते हैं डेली शेड्यूलिंग ऑफ टाइम। इट इज जस्ट नथिंग बट एक्टिवेटिंग द सेंसेस ऑफ माइंड। आप अपने दिमाग के बत्ती को, तार को एक्टिवेट करिए। 5 से 10 मिनट रोज सोचिए, पूरे दिन का शेड्यूल फाइनल करिए, उस शेड्यूल के मुताबिक पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद फिर एक और काम होता है, वो होता है उसका स्वतः संज्ञान लेना, सेल्फ मेमोराइजेशन। जैसे आप इस लेक्चर को पूरे को, हमारे इस सेशन को आप सुन करके जाएंगे, बस 5 से 10 मिनट सिर्फ ये सोचिए, सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था, ओझा सर ने क्या क्या बताया था, उसके बाद फिर मिस्टर बी सिंह आए थे, उन्होंने क्या क्या बताया, फिर पुलकित सर ने क्या बताया, परमार सर ने क्या बताया, वो सोचिए। कितना समय लगेगा? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर 3 to 4 आवर्स स्टडी को रिव्यू करने के लिए। आप हर क्लास लेक्चर के बाद 10 मिनट उसको रिव्यू करिए। जब आप रिव्यू करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी जो मिस हो रही थी, लूज थी, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएंगी दिमाग से। तो इस प्रक्रिया को अगर आप करना शुरू कर दें, आप 10 घंटे की बजाय ना 8 घंटे पढ़ लीजिए। 8 घंटे पढ़ते हैं तो 7 घंटे पढ़ लीजिए। 1 घंटा आप रिव्यू करने के लिए निकालिए। इस रिव्यू प्रोसेस से आपने जो क्लास अटेंड की है, जो बुक पढ़ी है, उसमें जो चीजें आपने देखी हैं, वो याद कर पाओगे। और इस प्रोसेस को आप अगर डेली फॉलो करेंगे तो ये आपको लंबे समय तक याद रखेगा। हम लोग अपने समय में जब पढ़ाई करते थे तो आप ही की जैसी प्रॉब्लम होती थी, पढ़ते थे, भूल जाते थे, फिर रट्टा मारते थे सुबह सुबह।
और फिर भूल जाते थे। और वो भूलने का कारण तो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हम कंप्यूटर तो है नहीं, हमारे अंदर ह्यूमन सेंसेस हैं जिसकी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे कि कंप्यूटर की होती है, मोबाइल की होती है। मोबाइल में लगाया हुआ अलार्म कभी नहीं मिस होगा, हम लोग लगाएंगे अपने दिमाग में तो कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे से स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो भी याद रखेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा हुआ विषय याद रखना चाहते हैं, एग्जाम में गलतियां ना हो उसको एरर फ्री करना चाहते हैं, और कम पढ़ करके ज्यादा एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, तो दो चीजें आप करिए। एक होता है प्री एक्टिवेटिंग सेंसेस ऑफ माइंड और दूसरा होता है रिव्यू ऑफ योर सब्जेक्ट। तो अपने लेक्चर को रिव्यू करिए और उसके पहले सोच के पढ़िए। पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स करिए। जब आप अपने 24 घंटे का शेड्यूल फिक्स करेंगे ना, तो बहुत सारा फ्री टाइम अनवांटेड जो हमारा बेकार में चला जाता है, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, या फिर दोस्तों के साथ बेकार चला जाता है, वो आप पहचान पाओगे कि ये तो मेरा टाइम बेकार जा रहा है। उसको आप निकाल के पढ़ाई में दे पाओगे। डिसिप्लिन करिए अपने आप को। सोशल मीडिया में रहना ठीक है, लेकिन उतना ही रहना चाहिए जितनी जरूरत है। और कब नहीं रहना है, एग्जाम के 3 दिन बचे हुए हैं, उस समय रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, फिर भी आप फेसबुक पे लगे हुए हो। तो सफलता आती है, लेकिन सफलता आपसे तपस्या मांगती है। हमें अपने आप को सफलता या सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। वो चाहे प्रिपरेशन हो, टीचिंग हो, किसी कॉर्पोरेट में हम लोग हो, पॉलिटिक्स में हो, किसी भी जगह हो। जीवन में पिछले 25 सालों से ये फॉर्मूला मैं अपना रहा हूं, एक्टिवेटिंग द सेंसेस ऑफ माइंड। मेरा कभी कोई प्लान मिस नहीं होता, एग्जीक्यूशन होता है। जो भी चीजें होती हैं सोच की होती है, उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी होती है कि दैट गिव सेटिस्फेक्शन। आप करके देखिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहता हूं कि आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पास होना है, सफल होना है, और सफल होने के लिए आपको दूसरों से डिफरेंट बनना है। दूसरों से डिफरेंट बनने के लिए आपको डिफरेंट मेथड अपनाना पड़ेगा। इसलिए आप मेथड चेंज करिए। पढ़ाई सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से करिए। नोट्स जब बनाते हैं, पिक्टोग्राफिक बनाइए, जिसमें फॉर्मूला भी हो, डायग्राम भी हो, कलर भी हो, अंडरलाइनिंग भी हो, स्केचिंग भी हो। वो करिए, वो आपको याद रखने में सहायक होगा। कुछ जो आपने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा होगा वो आपको याद दिलाएगा। अपने नोट्स अपने हाथ से लिखिए, एग्जाम में खुद लिखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसकी रिहर्सल करिए। और साथ में जब नोट्स बनाते हैं, आजकल तो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा प्रचलन भी है और जरूरी भी है, जरूरत भी है। ऑनलाइन क्लास में सबसे जो ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग फोकस नहीं कर पाता, नोट्स नहीं बन पाते। लेकिन उसको भी अच्छे से किया जा सकता है। लर्निंग एनवायरनमेंट, आप देखिए, इकोसिस्टम ऑफ लर्निंग। पूजा करना है अगर आपको, तो रेलवे स्टेशन में खड़े होकर के ध्यान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पूजा करना है तो मंदिर में, मस्जिद में या गिरजाघर में ही तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थान है। इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़ाई करने का एक स्थान होता है। आप अगर सोचते हैं बालकनी में बैठ के, गार्डन में बैठ करके और आप पढ़ाई कर लोगे, तो ये सोचना सही नहीं है, इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। पढ़ाई करने की जगह होती है आपका अपना स्टडी रूम, लर्निंग प्लेस, जहां आप क्लास करते हो, कॉलेज है, स्कूल है, या फिर आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो प्लेस जो आपका अपना सेल्फ स्टडी करने का जगह है, घर का कमरा, वो मायने रखता है। उसको लर्निंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करिए। वहां पर कुछ ऐसे कोटेशंस लगाइए जो आपको इंस्पायर करें। वहां पर सिर्फ किताबें होनी चाहिए, जो चीजें आपको पढ़नी है वो होनी चाहिए। जो सेलेक्ट टॉपर हुए हैं, कुछ उनके इंस्पिरेशनल वीडियोस की लिंक आप ध्यान रखो, उनसे सीखो। तो ये लर्निंग इकोसिस्टम, ये आपको डिफरेंशिएट करता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी देश में एक तरह से नेशनल हॉबी की तरह है, लेकिन उस तैयारी को वास्तविकता में करने वाले 5 से 10% बच्चे होते हैं।
अब वो 10% बच्चों में अगर आप शामिल हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम दूर भागते हैं कि मेरा रैंक कम आएगा, दोस्त देखेंगे अरे इसका तो रैंक 2500 है टेस्ट सीरीज में। आपको रैंक अपने लिए चाहिए, आपके दोस्त के लिए नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह देखिए, आईने में देखिए। जो गलतियां हो रही हैं उनको लिस्ट करिए, उनको इंप्रूव करिए। तो सिविल सेवा की पढ़ाई कैसे करना है इस पर तो हमारे एक्सपर्ट बात करेंगे, पुलकित सिंह जी, क्योंकि इन्होंने 26वां रैंक हासिल किया है। और आप जैसे ही ये थे, कभी ये भी 2 साल पहले 1 साल पहले आप ही की स्थिति में रहे होंगे। इनकी मनोदशा उस समय कैसी थी वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको इन चीजों को करना होगा। तो अभी तक मैंने आपको प्लानिंग की जो बात की, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट होता है डेली प्लान ऑफ एक्शन, जो मैंने अभी बात की। दूसरा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लान। हर सब्जेक्ट का यूनिक कैरेक्टर होता है। ओझा सर बात कर रहे थे, वो एक यूनिक पर्सनालिटी है। उनका बात करने का तरीका, उनके जो बात करने का विषय, उनका जो नॉलेज लेवल एक अलग लेवल का है। मेरा बात करने का तरीका डिफरेंट है। तो यूनिक होते हैं कि नहीं, ये चीज मैं आपके लिए कह रहा हूं। आप दूसरे लोगों से यूनिक हो। हर व्यक्ति यूनिक होता है। अपने आप को तो पहचानो। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट यूनिक होता है। अगर आप सोचते हैं कि सीसेट में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, उनकी तैयारी और जो मॉडर्न इंडिया के सवाल आते हैं उनकी तैयारी एक जैसे करेंगे, नहीं हो सकती। तो पढ़ने के लिए भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक विषय को अलग तरीके से पढ़ना है। हर विषय को अलग तरीके से पढ़ना है। कौन सा विषय क्या मांगता है, कहां पर रटना पड़ेगा, कहां ऑब्जेक्टिव में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पॉइंट वाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे, कहां पर मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है वहां पर पैराग्राफिक नोट्स बनाने पड़ेंगे, कहां पर करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है इंटीग्रेट, कहां पर ट्रेडिशनल टॉपिक्स एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। तो इन सभी को समझना जरूरी है। इसलिए प्लानिंग में हमेशा हर सब्जेक्ट की अलग प्लानिंग करिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लान बनाइए। डेली प्लान तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका है, लेकिन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लान। और एक किताब को 3 बार पढ़ जाओ। 3 डिफरेंट किताबें एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 3 बार पढ़ जाओ, लेकिन वो जो किताब हो अपने आप में सबसे बेस्ट हो। सो एक सोर्स जो उस विषय को सबसे अच्छे तरीके से आपको समझा सकता है, वो सोर्स आप पढ़ो। और बेस्ट सोर्स को आप 2 बार 3 बार या ज्यादा बार पढ़ जाइए। यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग डिफरेंट एंड न्यू इन एवरी रीडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है दोस्तों का और अपने फैमिली मेंबर्स का आपकी पढ़ाई में एक अहम रोल होता है। मेरे इस जीवन को यहां तक पहुंचाने में मेरे परिवार के जो पेरेंट्स हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनका योगदान है। हर व्यक्ति के सफलता में उनके पेरेंट्स फ्रेंड्स का योगदान होता है। सेलेक्टिव हो जाइए अपने दोस्तों को चुनने में। पेरेंट्स तो आपके अपने हैं, लेकिन दोस्तों को चुनने में सेलेक्टिव हो जाइए। सफल होने तक, एग्जाम में सफलता पाने तक आपको ऐसे दोस्त चुनना है जो आपको इंस्पायर करें, हेल्प करें, सहयोग करें, ना कि डिस्ट्रैक्ट करें। हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज में थे, जब हम लोग बोलते थे कि देखो ये आईएएस की तैयारी करता था, तो दूसरे लड़के बोलते ये और आईएएस क्या कह रहे हो, ये कभी बनेगा आईएएस? आप अगर आपके बारे में कोई ऐसे बोलते ये और आईएएस, तुम और आईएएस, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गया। वो बोले कि यार उस टॉपर के, फर्स्ट रैंकर के शुभम कुमार के वीडियो में मैंने देखा, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है, ये तुम में नहीं है, क्यों नहीं हम कर सकते? हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो धक्का दें, खींचे। ऐसा नहीं कि पीछे खींच दे, ऊपर खड़े हैं तो ऊपर से खींचे और नीचे हैं तो आपको ऊपर धक्का दे, या ऊपर चलो चलो पहले तुम निकलोगे मैं साथ साथ चलूंगा। दोस्त सेलेक्टिव रखिए।
अच्छा दोस्त आपको हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल देगा, हर बुरी परिस्थिति से। कभी आप मेंटल डिप्रेशन में होंगे, कभी आप परेशानियों से गुजर रहे होंगे, आपको वो उससे दूर ले आएगा। इसलिए दोस्त अच्छे रखो। मेंटोर्स जिसको कहते हैं, टीचर्स जिसको कहते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो टीचर्स अच्छे हों, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय नहीं होता है। इसलिए सेलेक्टिव होकर के अच्छे टीचर्स के पास जाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए। ये सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है कि इसमें कई हजार सीटें आती हैं। एफर्टफुल चाहिए। सिविल सर्विसेज की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, बाय चांस अगर वो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हो पाए, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे, ऑनेस्ट एफर्ट्स लिखेंगे, देंगे, तो जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। आप आईएएस ना बन पाए, सिविल सर्वेंट ना बन पाए, लेकिन आप फेल नहीं होंगे। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट चेंज कर दे, 99% लोग सोचते हैं रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है उनको पता ही नहीं, धारा कोई लगा दी, कोई अनुच्छेद आ गया, हमें पता ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की कि वहां पे नया वेरिएंट आया है, तो वो साउथ अफ्रीका है कहां? लेकिन जिसने यूपीएससी की तैयारी की होगी और ऑनेस्टली की होगी, आप सिर्फ इतना ही नहीं समझोगे कि रेपो रेट क्या होता है, बल्कि यह भी समझोगे कि उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करना जीवन में आपको एक अलग लेवल तक ले जाएगा। यह नेशनल हॉबी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे परिवार में 6 से 7 फैमिली मेंबर्स हैं, सबने यूपीएससी की तैयारी की, और उस तैयारी का नतीजा है कि वो इस काबिल हो पाए कि वो आपके सामने, हम सब लोगों के सामने अपनी चीजों को रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। नॉलेज इज द बेसिस ऑफ सक्सेस इन लाइफ। और नॉलेज आएगा कहां से? पढ़ने से। आईएएस बनो या ना बनो, जीवन में सफल जरूर हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, कभी ये मत सोचो कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं। ये सब चीजें थोड़े समय तक आपको लगेंगी। जिस दिन सही समय आएगा, सही पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे, आप सफल हो जाओगे, कुछ ऐसा कर जाओगे जो हो सकता है सेलेक्ट होकर के ना कर पाते। तो संघर्ष जो बात की थी अभी ओझा सर ने, ये संघर्ष है जीवन का। जीवन में इस समय आप अपने आप को दे दीजिए। ये 2, 3 साल, 4 साल समय होता है ग्रेजुएशन के बाद, ये समय आप अपने आप को दे दीजिए, लाइफ में आप कभी फेल नहीं होंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक। इसके बाद आप 2 और पॉइंट्स हैं, याद रखना, ब्रीफली बता रहा हूं। आंसर राइटिंग इंप्रूव करिए अगर आपको क्रैक करना है। विषय को लिखना आना चाहिए, विषय को कम शब्दों में रखना आना चाहिए। और उसके बाद है सेल्फ इवेल्युएशन, टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज से अपने आप को इवेल्युएट करिए, ऑनेस्टली करिए, जो गलतियां हो रही हैं उनको रेक्टिफाई करिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक। नेक्स्ट आईएएस अभी तो सिर्फ दिल्ली में है, फिलहाल हम लोग इलाहाबाद में नहीं है, बट आने वाले समय में ईश्वर क्या प्रेरणा देगा, कहां ईश्वर हमें प्रोत्साहित करेगा आने के लिए, नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शंस ओपन है, हो सकता है आने वाले समय में हम लोग यहाँ हों, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट नेक्स्ट आईएएस जैसा नाम है। हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, मतलब हमारे लिए स्टूडेंट्स हमारे जीवन का हिस्सा हैं, हम उनको जो भी सहयोग की जरूरत होती है उसको करने की कोशिश करते हैं। जो बेस्ट मेंटोर्स ऑफ द कंट्री हैं, जो बेस्ट टीचर्स हैं, आज वो हैं, और जो 1-2 लोग और भी अभी हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, करने वाले हैं, और बेस्ट टीचर्स हैं यहाँ पर। स्टडी मटेरियल से लेकर के टेस्ट सीरीज तक हर कंपोनेंट, ऑप्शनल और जीएस, एक अपने आप में एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है। ईश्वर जिस तरह की लोगों को प्रेरणा देता है, वो प्रेरणा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम हमेशा ईश्वर को आगे रख करके अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करके चलते हैं। टीचर्स किसी भी संस्था का आधार होते हैं, और वो कोई भी संस्था अच्छी तभी होती है जब वहाँ पढ़ाने वाले, ज्ञान देने वाले अपने आप में ज्ञानी हो। और दिस इज व्हाट इज एक्सक्लूसिव एट नेक्स्ट आईएएस। जब मैं
1.5-2 साल पहले की बात है। एक बार मैं अपने होम टाउन गया, पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास आए विद पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ही लेकर के आए उनके बच्चों को कि सर हम इनको आईएएस बनाना चाहते हैं, क्या करें। तो मैंने कहा आप तो बहुत लेट हो गए। तो बोले कैसे? तो मैंने कहा कि लेट इस सेंस में सिर्फ हुए हैं कि इनको तैयारी करने के लिए बच्चे के माइंड में बस सवाल आना चाहिए आपकी बजाय। तो बच्चे के माइंड में जो कंसीविंग ऑफ आइडिया है वो 12th के बाद जब हम ग्रेजुएशन करने जाते हैं उस समय आइडिया कंसीव हो जाना चाहिए। तो जब हम अपना ग्रेजुएशन करते हैं उस ग्रेजुएशन के दौरान हमारे जो विषय सेलेक्ट करते हैं, ग्रेजुएशन हमें किस सब्जेक्ट में करना है, वो बैक ऑफ द माइंड होता है। तो अगर वो हम ध्यान में रख लें तो हमारी जर्नी आसान हो जाती है। ऐसा कोई कोर्स फिलहाल हमारे देश में मुझे नहीं नज़र आया था कि जो बच्चों के माइंड में आइडिया को कंसीव करने में हेल्प करे या पेरेंट्स की एक दुविधा को दूर करे कि 12th के बाद बच्चा सिविल सर्वेंट बनना चाहता है तो उसको कैसे चलना होगा, वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट आईएएस ने एक फर्स्ट स्टेप का प्रोविजन किया है जो हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है, छोटा सा वीडियो मैं आपको इसमें प्ले करा रहा हूँ। Yes! Yes! आपका बेटा आईएएस बन गया माँ। कामयाबी देख अपने सपनों को एक उड़ान मिलती है। One day. उस एक दिन के ख्वाब से हर दिन को जान मिलती है। मंजिल भले ही एक हो पर रास्ते सबके अलग होते हैं। Congratulations for selection in IAS. जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शुरुआत अगर सटीक हो तो सपने पूरे हो ही जाते हैं। अरे इसका आंसर ये थोड़ी है। पापा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा तुम ध्यान तो लगाओ, सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कैसे हो जाएगा पापा? शुरुआत तो हमेशा ही ऐसी ही उलझन और सवालों से होती है। पापा ये पापा की गाइडेंस और बिटिया का फर्स्ट स्टेप। कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और भी कोई सवाल है? नहीं पापा। आपके सपनों को एक सही शुरुआत देने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि शुरुआत सही तो सब सही। सो थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को पूरे नेक्स्ट आईएएस और मेड इजी ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप वो बुलंदियां हासिल करो, वो बुलंदियां हासिल करो जो कभी आपने सपने में भी अभी ना सोची हो, उससे भी आगे ज्यादा जाओ, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करो। जय हिंद।